हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 23 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए 4 टायर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार किए हैं। हम बात करेंगे इस फ्रेमवर्क के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम एनबीएफसीज के बारे में जानेंगे कि एनबीएफसीज का क्या मतलब होता है, यानी कि नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। तो बेसिकली किसी भी देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं जो फाइनेंस करते हैं किसी प्रोजेक्ट को या फिर गवर्नमेंट को, किसी कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ लोन, क्रेडिट। तो उसी प्रकार से भारत में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गए आपके बैंक्स और दूसरा नॉन बैंक्स। और जो नॉन बैंक्स होते हैं उसे आप एनबीएफसीज कह सकते हो। तो बैंक्स और एनबीएफसीज में क्या अंतर होता है? तो बैंक्स बेसिकली उन इंस्टीट्यूशन को कहेंगे जो जनता से डिपॉजिट लेंगे और फिर उस डिपॉजिट को लोन के रूप में एक्सटेंड करते हैं, और भी सर्टेन रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स का उसे पालन करना पड़ता है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और एक्सक्लूसिवली बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है या फिर किसी भी देश के सेंट्रल बैंक से रेगुलेट करते हैं। लेकिन एनबीएफसीज की बात करें तो ये जनरली या मोस्टली आप देखोगे कि जनता से कोई डिपोजिशन डायरेक्टली नहीं लेते। ये किसी इन्वेस्टर से क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं या फिर कोई शेयर इनके खरीदते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं। तो ये डायरेक्टली जनता से डिपॉजिट नहीं लेते हैं, इसलिए जनता के ऊपर इनकी लायबिलिटी नहीं होती है। और साथ ही साथ जो रेगुलेट करने वाले इसके होते हैं वो आरबीआई होते हैं, लेकिन और भी वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक सिडबी यानी कि सेबी ये सब रेगुलेट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि एनबीएफसी जो किस सेक्टर को लोन दे रहा है या फिर कहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स एनबीएफसीज के बारे में कहें तो डीएचएफएल आपने नाम सुना होगा, और आईएलएंडएफएस, ये सब बड़ी एनबीएफसीज थी जो एनबीएफसी क्राइसिस के फेज में चली गई थी। तो इस क्राइसिस के कारण काफी ज्यादा सवाल आरबीआई के ऊपर उठे थे कि हाउ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड। तो दैट्स व्हाई आरबीआई ने प्रपोज किया कि स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए जाएंगे फॉर एनबीएफसीज टू सेग्रीगेट लार्जर एंटिटीज एंड एक्सपोज देम टू a stricter set of bank rules, hence protecting financial stability। अब ये स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या मतलब हुआ? तो स्केल बेस्ड यानी कि एनबीएफसीज कुछ बड़े साइज के भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कैपिटल, या फिर वो छोटे साइज के भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कैपिटल। जस्ट लाइक बैंक्स में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके कैपिटल और जो टर्नओवर काफी ज्यादा होते हैं, इसी प्रकार से एनबीएफसीज में भी है। तो जो बड़े एनबीएफसीज है उनके लिए मोर टाइटर एंड स्ट्रिक्टर बैंक लाइक रूल्स लाए जाएंगे। दैट्स मींस कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि लेट्स से कि एनबीएफसीज ने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया, हो सकते हैं कि वो पैसे वापस ना आए, हो सकता है प्रोजेक्ट कंप्लीट ही ना हो रहा हो। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो तो अटक गए ना, और जब अटक गए तो फिर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है उनको नुकसान होगा, वो डीमोटिवेट होंगे और फिर से वो इन्वेस्ट करने से एक प्रकार से पीछे हटेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डिसरप्ट हो गई ना। दैट मीन्स कि वी नीड टू कंट्रोल द एनबीएफसीज, स्पेशली द लार्जर वंस। तो आप यहां देखिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ कि टाइटर कैपिटल लैंडिंग गवर्नेंस नॉर्म्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिफॉल्ट्स लाइक आईएलएंडएफएस एंड डीएचएफएल क्राइसिस। तो इन सब क्राइसिस से बचने के लिए ही तो ये
टाइटर नॉर्म्स लाए जा रहे हैं। और एनबीएफसीज की अपनी भी समस्या है। क्या समस्या है एनबीएफसीज की? तो डिलेड पेमेंट्स, लिक्विडिटी क्रंच, यानी कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते तो हैं, लेकिन इनके पास खुद ही जब पैसे नहीं होंगे तो फिर ये इन्वेस्ट कहां से करेंगे। साथ ही साथ हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लेट्स से कि इन्होंने बैंक से या फिर किसी दूसरे एनबीएफसी से बोरो किया तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ रहे हैं, तो फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। अलॉन्ग विथ इन्होंने कोई प्रोजेक्ट पर स्पेंड किया लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये पता चला कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं मिल रहे हैं और उसकी तो शुरुआत हुई भी नहीं कंस्ट्रक्शन की। तो ऐसे में डिले होता है प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट का डिले का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट आने वाले थे एनबीएफसीज को वो नहीं आ रहे हैं, और एनबीएफसीज को इन रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को पैसे देने थे वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो चेन ऑफ रिएक्शन है ये शुरू हो जाता है अगर कोई भी प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। तो क्या प्रपोज्ड चेंजेस किए गए हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क जो एनबीएफसीज के होंगे उसे 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर पर आधारित किए जाएंगे, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर में ऊपर जाएंगे, जैसे आप देखिए ये 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाओगे तो इसका मतलब होगा कि रेगुलेटरी रिजीम स्ट्रिक्टर हो जाएंगे, काफी कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा एनबीएफसीज को। साथ ही साथ जो दूसरा चेंजेस है वो है हार्मोनाइजिंग बैड एसेट आइडेंटिफिकेशन बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो ये कैसे होगा? तो आपको पता होने चाहिए कि बैंक्स जब कोई लोन देती है, अगर ड्यू डेट के बाद अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या फिर बोथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंकों को नहीं मिलते हैं बोरोवर्स की तरफ से, तो वो एनपीए के कैटेगरी में आ जाते हैं। और वो ड्यू डेट क्या होते हैं कि लेट्स से कि आज 23 जनवरी है और मुझे आज इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करने थे आईएमए बोरोवर, लेकिन 90 डेज हो गए और मैंने कोई इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल पे नहीं किया, तो माय अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एज एनपीए। लेकिन एनबीएफसीज के क्षेत्र में ये 180 डेज के लिए होते हैं। तो यही बात है कि जो बैड एसेट आइडेंटिफिकेशन करने के जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं एनबीएफसीज और बैंक्स में, उसमें सिमिलैरिटी लाई है। वो कैसे होगी? जब एनबीएफसीज के भी बैड एसेट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो डेट है उसे कम कर 90 डेज यानी कि बैंक के इक्विवेलेंस ला दिया जाए। साथ ही साथ जो अन्य सजेशंस की बात कही गई है जिसमें एनबीएफसी एंट्री नॉर्म्स को टाइटन करने की बात कही गई, यानी कि कोई भी कंपनी या बैंक एनबीएफसीज में तब्दील होना चाहता है या फिर नया एनबीएफसी खोलना चाहता है तो उन्हें टाइटर नॉर्म्स पालन करने पड़ेंगे, जिसमें मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो होने चाहिए टू ओपन एनबीएफसी उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा 10 फोल्ड, जो अभी 2 करोड़ था और आगे 10 फोल्ड कर देने के बाद 20 करोड़ हो जाएगा। साथ ही साथ जो थ्रेशहोल्ड है टू आइडेंटिफाई सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी उसे भी रेज किए जाएंगे 1000 करोड़ फ्रॉम 500 करोड़। ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज क्या होते हैं? तो आपने बैंक में पढ़ा होगा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी कि ये वो बैंक होते हैं विच आर टू बिग टू फेल, यानी कि इनको कॉन्फिडेंस होती है कि हम तो फेल ही नहीं हो सकते, हमारे इतने ज्यादा कंज्यूमर बेस है, हमारे इतने बड़े कैपिटल हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो बैंक क्राइसिस में चले जाते हैं, और अगर इन बैंकों का क्राइसिस होता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर काफी बड़ा और बुरा असर हमें देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से एनबीएफसीज कुछ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो जो थ्रेशहोल्ड है आइडेंटिफाई करने की सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज की, उसे रेज किया गया है 1000 करोड़ कर दिया गया है फ्रॉम अर्लियर 500 करोड़। अगर हम बात करें एनबीएफसीज की तो मैंने आपको बताया है
कि एक कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और आरबीआई सारे एनबीएफसी को रेगुलेट नहीं करता है। अन्य इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो एनबीएफसी को रेगुलेट करते हैं, जैसे सेबी, आईआरडीएआई और भी अन्य एजेंसीज होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि टाइप क्या है एनबीएफसी का, हाउसिंग फाइनेंस है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, ये सब टाइप्स होते हैं एनबीएफसी के। तो उस हिसाब से रेगुलेटरी जो इंस्टीट्यूशन है वो भी चेंज हो जाते हैं। ये जो प्रपोज्ड 4 एनबीएफसी स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो, बेस लेयर में नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आ जाएंगे, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। मिडिल लेयर में आपको डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स। अपर लेयर में जाओगे तो सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट एनबीएफसी आ जाएंगे, और अपर लेयर में जाओगे तो इसका मतलब ये है कि इन एनबीएफसीज को हायर रेगुलेशन और सुपरविजन की जरूरत है, सो दैट ये फेल ना हो जाए, इनके गवर्नेंस में कुछ इश्यू ना आ जाए जिसके कारण ये फेल हो जाए। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या इसमें से फाइंड आउट करने हैं, तो आपको याद रहना है कि एनबीएफसी का डिफिनेशन क्या होता है। जस्ट लाइक ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और ये कंपनी ही है, और ये तो बिल्कुल याद रखना है कि आरबीआई सारे एनबीएफसी को रेगुलेट नहीं करते हैं। और आपको जो याद रखने हैं वो ये कि बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं, और वो डिफरेंस क्या है, जस्ट लाइक कि सीएसआर यानी कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं, एनबीएफसी को नहीं फॉलो करने पड़ते हैं। पीएसएल जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कोटा होता है वो बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं, एनबीएफसी को नहीं करने पड़ते। तो ये सर्टेन 5 पॉइंट के डिफिनीशन आपको याद रखने चाहिए, सो दैट प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन एनबीएफसी के ऊपर आए तो आप बना सको। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने रेयर डिजीज पॉलिसी के बारे में हाई कोर्ट यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट को बेसिकली स्टेटमेंट में जारी करते हुए कहा है कि ये पॉलिसी मार्च एंड तक तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली हाई कोर्ट को रिप्लाई करते हुए इन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी पिछले साल, यानी कि ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज, वो डिले हो गए थे तैयार होने में बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था, और अब इसे मार्च 31 तक फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। बात करें रेयर डिजीज की, तो WHO के अनुसार क्या होते हैं, सबसे पहले आप मेरे अनुसार समझिए। रेयर डिजीज का मतलब आप टर्म को ब्रेक करिए। रेयर डिजीज यानी कि वैसे डिजीज जो रेयरली अकर करते हैं, है ना। तो रेयरली अकर करने का मतलब हुआ, यहाँ देख लीजिए WHO के डेफिनेशन से, कि जो प्रेवलेंस है वो 1000 पॉपुलेशन में 1 या फिर लेस देन 1 केसेस आपको देखने के मिलते हैं। लेकिन ये जो डिजीज होते हैं लाइफ लॉन्ग डिजीज होते हैं। लाइफ लॉन्ग डिजीज का क्या मतलब होगा, वैसे डिजीज जो आपके जीवन में लंबे समय के लिए असर करते रहते हैं या फिर डिसऑर्डर कंडीशंस। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के अपने डिफरेंट डेफिनेशन होते हैं रेयर डिजीज के, और आप यहाँ देख सकते हो रेयर डिजीज में जेनेटिक डिजीजेज आ सकते हैं। जेनेटिक डिजीजेज यानी कि वैसे डिजीजेज जो जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से मिली होंगी, उसे जेनेटिक डिजीजेज कह सकते हैं। तो ये रेयर डिजीज में आते हैं। रेयर कैंसर्स एक एग्जांपल होता है, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज एंड डिजेनरेटिव डिजीज। तो आपको एक प्रश्न जरूर आया होगा कि इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज कैसे रेयर डिजीज हो सकते हैं। तो बेसिकली ये सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज जब तक ज्यादा स्प्रेड ना हुआ, जब तक पैंडेमिक एपिडेमिक ना बना हो, या फिर 1000 पॉपुलेशन में एक केसेस या लेस देन 1 केसेस है, तब तक वो उसे हम रेयर डिजीज कह सकते हैं। लेकिन अगर केसेस बढ़ जाते हैं, पैंडेमिक हो जाता है, तो वो रेयर डिजीज नहीं कहलाएंगे, वो पैंडेमिक एपिडेमिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। और भारत में 95% रेयर डिजीज के अभी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है कोई, और लेस देन 1 in 10% उनको डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलता है।
क्या की फीचर्स है ड्राफ्ट पॉलिसी के, तो बेसिकली ये जो पॉलिसी है 450 डिजीजेस को लिस्ट डाउन करता है एज ए रेयर डिजीज, और 3 कैटेगरीज रेयर डिजीजेस के बनाते हैं। क्या ये 3 कैटेगरीज है? तो पहला कैटेगरी आपका डिजीजेज रिक्वायरिंग वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, diseases which need long term treatment but cost is low, and the third category is diseases that require long life treatment and cost is high। तो इन 450 डिजीजेज को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और अगर हम नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीजेज की बात करें, इस ड्राफ्ट पॉलिसी में जो बताई गई है, इसे क्रिएट करने का बात कहा गया है टू अराइव एट ए डेफिनेशन कि रेयर डिजीज का डेफिनेशन क्या होंगे। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डेफिनेशन हो सकते हैं, तो भारत में क्या डेफिनेशन होने चाहिए रेयर डिजीजेज के, वो नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीजेज आपको क्लैरिफाई करेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिए जाएंगे पेशेंट्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं अंडर द राष्ट्रीय आरोग्य निधि। साथ ही साथ कॉर्पस फंड सेंट्रल और स्टेट लेवल पर तैयार किए जाएंगे। कॉर्पस फंड का मतलब हुआ मेंटेनेंस फंड, जो इन डिजीजेस को एक प्रकार से खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो यूज किए जाएंगे, उनको हम कॉर्पस फंड कहेंगे। प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है, तो बेसिकली आप रेयर डिजीज का डेफिनेशन याद रख सकते हो। ड्राफ्ट्स से आपको कोई भी प्रोविजन याद नहीं रखना है, क्योंकि ये ड्राफ्ट स्टेज में है। जब तक ये फाइनल पॉलिसी तैयार होकर इंप्लीमेंट नहीं हो जाती है, यूपीएससी कभी भी ड्राफ्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगी, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर्स वेरी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसीज में कुछ सजेशंस और इंप्रूवमेंट हो सकते हैं जब तक वो ड्राफ्ट स्टेज में। और आपको क्या याद रखने, तो ये जो आपका डेफिनेशन के अंतर्गत ये जो है, दे इंक्लूड जेनेटिक डिजीजेज, रेयर कैंसर, इन सबको बिल्कुल याद रखना है। और खासकर ये डाटा कि भारत में 95% रेयर डिजीजेज का कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल याद रखना है। सो इतने इंफॉर्मेशन आप प्रीलिम्स 2021 के लिए इनफ याद रख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को एक प्रकार से थ्रेटन किया है कि वो अपने सर्च इंजन को वहां से हटा लेंगे। तो क्या इश्यू हो गई गूगल और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस का आप एक हमें आंसर दीजिए, या फिर आपके लिए एक सजेशन कह सकते हैं कि सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया के मैप ओपन करिए, फिजिकल मैप, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फिजियोग्राफिक फीचर्स है, जैसे आप यहाँ देखोगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, फिर गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, फिर कैंटरबरी प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं, और तस्मानिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है, यहाँ आपको देखने को मिलता है, और तस्मान सी आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो इन सब को आप मैप में आइडेंटिफाई करें, बिकॉज मैप पॉइंटिंग जो है बहुत ही इसेंशियल पार्ट बन गया है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और काफी ज्यादा एक प्रकार से अनसर्टेन क्वेश्चंस आने लगे हैं, इसीलिए आपकी तैयारी भी मैपिंग में कुछ अनसर्टेन ही होनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि आप पर डे मैप पॉइंटिंग करते रहें। कोई भी न्यूज लोकेशन बेस्ड आती है तो आप उन्हें ग्रैस्प करें, उन्हें मैप में मार्क करें, और ये जब कंटिन्यूटी आप मेंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो मैप से जुड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। याद रहे, एक दिन में कुछ भी नहीं सीखा जाता है, समय लगते हैं सीखने में, और मैप जैसे जो सब्जेक्ट्स है उसमें काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत होती है, और ये ऑब्जर्वेशन पावर तभी आएगी आप कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करते रहोगे। सो लेट्स मूव टू द कंटेक्स्ट बेसिकली। तो गूगल ऑस्ट्रेलिया के ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन में क्या होगा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है लाइक गूगल, फेसबुक या फिर अन्य कोई सर्च इंजन हो सकते हैं, उनको बेसिकली नेगोशिएशंस करने पड़ सकते हैं न्यूज मीडिया कंपनीज के साथ, कि जो न्यूज मीडिया कंपनीज जो कंटेंट अपने डालते हैं अपने वेबसाइट्स पर, गूगल उन कंटेंट को अपने सर्च इंजन में शोकेज करता है।
तो जब वो शोकेज करता है तो इसका मतलब गूगल दूसरे का कंटेंट यूज करके अपने सर्च इंजन में डाल रहा है, तो इसका मतलब कॉपीराइट फ्रिंजिंग इश्यू आ रहे हैं। तो इसीलिए जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है उसमें गूगल्स को कंटेंट शोकेज के लिए पेमेंट कंपलसरी करने का बात कर रहा है। और इसी इश्यू को लेकर फ्रांस ने भी कुछ ऐसा ही फैसला दिया था कि गूगल को मस्ट पे करने चाहिए पब्लिशिंग फिल्म्स या फिर न्यूज एजेंसीज को, बिकॉज ये गूगल उनके कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं एज न्यूज प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड टू सिक्योर रॉयल्टीज फॉर ऑनलाइन यूज ऑफ देयर कंटेंट। तो जो न्यूज प्रोड्यूसर्स है उनके जो कंटेंट है गूगल या फिर अदर सर्च इंजन यूज करते हैं तो उनको रॉयल्टी एक प्रकार से मिली जाए या दी जाए। इसी के लिए गूगल ऑस्ट्रेलिया ने यह ड्राफ्ट को लाया था और कंट्रोवर्सी में आ गया है। तो ये जो पेमेंट्स देने की बात करी जा रही है आपको पता होने चाहिए कॉपीराइट इश्यू को लेकर है, क्योंकि आप उनके कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कॉपीराइट वायलेशन कर रहे हो, बिना उनके परमिशन के आप उनके कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। सो विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो है ही है। और कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो वैसे राइट्स होते हैं जो क्रिएटर्स के पास होते हैं, बिकॉज दे क्रिएट यूनिक लिटरेरी वर्क्स हो सकते हैं, आर्टिस्टिक वर्क्स हो सकते हैं। और अगर उनको यूज करना है किसी को तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है और रॉयल्टीज भी देनी पड़ती है, तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। और कॉपीराइट वर्क्स में क्या क्या आ जाते हैं इंटरनेट पर जो अवेलेबल है, तो जैसे न्यूज कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। अगर गूगल को यूज करना है न्यूज कंटेंट अपने सर्च इंजन में तो उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ेगी, यही बात तो ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेशन में कहा गया। साथ ही साथ जो न्यूज स्टोरीज है या फिर इमेजेस जो शेयर किए जाते हैं गूगल पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या ग्राफिक्स या ई बुक्स या स्क्रीन प्ले वीडियोज, ये सब कॉपीराइटेड वर्क्स में आते हैं। और आपको पता होगा कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, यानी कि जब से जो आपके हाथ में मोबाइल इंटरनेट ये सब पहुंच हुई है, उसके कारण हुआ ये है कि अब कॉपी रेप्लिकेट सेल ऑफ द वर्क्स ये सब करने आसान हो गए। मिनटों में सेकेंडों में नई फिल्म रिलीज नहीं हुई कि उसे डाउनलोड कर लिया जाता है, नई बुक रिलीज नहीं हुई कि उसका पायरेटेड वर्जन आ जाता है। तो आप देख सकते हो ये सब किसका इफेक्ट है, डिजिटलाइजेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विदाउट हिज परमिशन ये सब काम किए जाते हैं। और बिकॉज ये इतने ज्यादा फास्ट होते हैं और इतने ज्यादा स्प्रीड हो जाते हैं कुछ समय में कि इसको डिटेक्ट कर पाना बड़ी मुश्किल बात होती है। दैट्स वाई इससे कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यू बनता जा रहा है। और जब हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इन साइबर स्पेस की बात करें तो इसमें डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ अदर्स कंटेंट, ऑडियो वीडियो वर्क्स, शेयरिंग ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, ये सब आ जाते हैं जिसके तहत कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आते हैं। आप भी यूट्यूब में देखते होंगे कि कोई अगर यूट्यूबर है और अगर कुछ कंटेंट दूसरे का कॉपी पेस्ट कर रहा है तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो वही है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एफर्ट क्या है टू प्रोटेक्ट कॉपीराइट इन डिजिटल डोमेन, यानी कि डिजिटल इन्वायरमेंट में क्या इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट किए गए हैं कि कॉपीराइट वायलेशन ना। तो देयर इज अ वर्ल्ड कॉपीराइट ट्रीटी 1996 और ये स्पेशल एग्रीमेंट है जो बर्ने कन्वेंशन के तहत लाए गए हैं और ये प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट से डील करते हैं। द नेक्स्ट इज विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ऑफ फोनोग्राम ट्रीटी, और ये 2 काइंड्स ऑफ बेनिफिशरीज को डील करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। पहला है परफॉर्मर्स, नेमली एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम। जो तीसरा है वो तो इंडिया का ही है और कॉपीराइट इन इंडिया प्रोटेक्टेड किए जाते हैं कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 के तहत। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है इस कंटेंट से।
तो बेसिकली सबसे पहली बात तो आप ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है किसके किसके बीच में है, तो ये याद रखना ऑस्ट्रेलिया और गूगल के बीच में, क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि ये जो बर्ने कन्वेंशन है, ये बर्ने कन्वेंशन किस एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, तो बेसिकली डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स इन द डिजिटल एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल याद रखने चाहिए। और विपो के बारे में यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको 5 पॉइंट्स या तो इंटरनेट से या फिर अपने नोट्स से जरूर याद रखें कि ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या यूएन का है या डब्ल्यूटीओ का है, आप इसको फाइंड आउट कीजिए और फिर 5 पॉइंट्स इसके बारे में लिखिए और किस क्षेत्र में काम करता है, किस क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ये कंजर्व करता है, इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल आप रखिए। 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए डब्ल्यूआईपीओ के बारे में। और ये आपको याद रखना है कि कॉपीराइट इन इंडिया प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 के तहत। So let's move to the next article, friend. It is about a nation celebrates 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस as पराक्रम दिवस। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जन्म जयंती है उसी दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज ये बेसिकली कहे तो पराक्रम दिवस ही है। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये सिर्फ नेशनलिस्ट लीडर नहीं कहलाए जा सकते, ये काफी ऊंचे ओहदे के थे। किस क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, वुमेन इक्वलिटी की बात करें तो वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया है। या फिर अगर हम ब्रिटिश के अगेंस्ट आजादी की बात करें तो काफी रेडिकल तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आजादी के प्रति इतने ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड थे, इतने ज्यादा फोकस थे कि इन्होंने इंडिया से जर्मनी गए, जर्मनी से रशिया, रशिया से सिंगापुर और वेरियस पर्सन्स को यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को गैदर किया और अपनी एक आर्मी बनाई, पैरेलल गवर्नमेंट बनाई। और यहाँ तक कि इन्होंने बेसिकली आपको पता होगा कि गांधी जी और बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के जो व्यू पॉइंट्स थे, आइडियोलॉजी थी कि हाउ टू गेन इंडिपेंडेंस और जो मेथोडोलॉजी थी टू गेन इंडिपेंडेंस वो मैच नहीं करती थी। दैट्स व्हाई यही बात थी कि 1939 में आई थिंक कि हरिपुरा सेशन था या फिर त्रिपुरी सेशन थी, मोस्टली त्रिपुरी सेशन ही होगी, जब उन्होंने आईएनसी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो जर्मनी चले गए थे जहां वर्ल्ड वॉर 1 का एक प्रकार से सेंटर था। और सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अगर हमें ब्रिटिश को हटाने हैं तो हमें दुश्मन से भी हाथ मिलाने पड़ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार है। और यही हुआ, जब उन्होंने जर्मनी गए तो फिर उनसे हाथ मिलाए थे और उनको बेसिकली रशिया भेजा गया और रशिया से फिर वो सिंगापुर आए और उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की थी। और उसके बाद एक और एक सिग्निफिकेंट बात आपको जानना चाहिए कि डिस्पाइट की गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के व्यू पॉइंट्स में डिफरेंसेस थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब सिंगापुर में जब रेडियो एड्रेस कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी तो उन्होंने एक प्रकार से महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था। तो आप देख सकते हो कितना सम्मान एक प्रकार से उनके प्रति, गांधी जी के प्रति था, डिस्पाइट की आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी लेकिन फादर ऑफ नेशन का टाइटल उन्हें दिया था। और ये सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूं। दिल्ली चलो नारा का भी उद्घाटन इन्होंने ही किया था। तो ऐसे पर्सनैलिटी काफी मुश्किल से इस धरती पर आते हैं और जब आते हैं तो इनकी रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो बात करते हैं कंटेक्स्ट की। तो सुभाष चंद्र बोस वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रहे हैं और कटक
में इनका जन्म हुआ था 1897 में, और क्या मेजर कंट्रीब्यूशन इनके रहे हैं, तो आप देखिए इन सब कंट्रीब्यूशन को आपको याद रखने चाहिए, नॉट कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि आपके जीवन में उतरने चाहिए कि जब वो उस समय किस समय में इस प्रकार के विचारधारा रख सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं रख सकते। हम लोग तो मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, तो इस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मोबिलाइजिंग द वोमेन, यानी कि वोमेन को ये इंफीरियर कभी नहीं समझे, और इसकी बात तो आपको यहाँ से झलक दिख जाती है कि उन्होंने वोमेन से आग्रह किया था कि आप आर्मी को ज्वाइन करिए वंस ही वाज रिटर्न टू एशिया, और डेडिकेटली उन्होंने एक सेपरेट रेजिमेंट आईएनए के तहत या आजाद हिंद फौज के तहत बनाई थी, जिसका नाम दिया गया था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, और आजाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया था, जिसको हम आईएनए भी कहते हैं, जहां पर रेडिकल मेजर्स की मदद से हम इंडिपेंडेंस अटेन करने का प्रयास किया जाएगा। ये बोस जी के विचार थे, और इनका मानना था कि हमें नेगोशिएशन नहीं, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हो कि जब कांग्रेस और अन्य लीडर्स इंडिया के फ्रीडम अटेंड करने की बात फेज में करना चाह रहे थे, यानी कि इनका मानना था, यानी कि जो लीडर्स थे कांग्रेस के, इनका मानना था कि फेज वाइज में फ्रीडम अटेन होंगे, एक बार नहीं हो सकते। लेकिन बॉस का कहना था कि हमें फेज वाइज नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट और एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए, और डोमिनियन स्टेटस के बारे में तो ये फेवर में थे ही नहीं। डोमिनियन स्टेटस यानी कि मोर ऑटोनॉमी टू द इंडियन स्टेट। और आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा फर्स्ट टाइम कब डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो हो सकता है आपने बताए हो, या फिर हम बता देते हैं कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जब पेश किया गया था तब डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस स्टेटस को देने से इनकार कर दिया था। और अन्य कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि अपहेल्ड सेकुलर वैल्यूज, यानी कि नेताजी कम्युनल हार्मोनी में बिलीव करते थे। उन्होंने कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो उनके सोल्जर्स करते थे, कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये उस धर्म का है या उस धर्म का है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय है, और भारत माता की सेवा करना ही भारतीयता का आधार होता है। सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, नेताजी एक प्रकार से कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के कट्टर विरोधी रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग वोकल रहे हैं सोशलिज्म का, और उन्होंने एडवोकेट किया था पीजेंट्स एंड द ब्रॉविटेन कि वो अपने आप को लिबरेट करे कैपिटलिस्ट फेटर से, यानी कि एक्सप्लॉइटेटर से। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जो आपको याद रखने चाहिए, उन्होंने फॉरवर्ड न्यूज़पेपर्स एडिट किया करते थे, और साथ ही साथ उनकी अपनी न्यूज़पेपर वो पब्लिश किया करते थे, स्वराज, और ऑथर्ड ए बुक जिसका टाइटल है द इंडियन स्ट्रगल। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखने हैं फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैं इसमें सजेशन दूंगा कि आप हर एक कंट्रीब्यूशन इनका याद रखें, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या फिर आपके जीवन के आदर्शों के रूप में आपके पास होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल 2014 इसे अमेंड किया है। तो बेसिकली ये जो अमेंड किए गए हैं, इट इज बेसिकली फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, focusing more on impact of CSR projects as well as to make CSR framework more transparent। तो जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था, तो आपको पता होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई करके ये बताए थे कि जो कंपनीज एक्सपेंडिचर अगर करती है पेंडेमिक को लड़ने में, यानी कि लेट्स से कि कोई कंपनी अगर कुछ खर्च कर रही है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है पेंडेमिक से डील करने के लिए, तो उसे CSR एक्ट
एक्टिविटीज के कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि उसे काउंट किए जाएंगे CSR फंड के तहत। क्या की अमेंडमेंट्स किए गए हैं इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली नॉन कंप्लायंस विद CSR प्रोविजन, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब कि इससे पहले क्या होता था कि अगर आप CSR रूल्स को या जो प्रोविजन है उसको फुलफिल नहीं करते या वायलेट करते तो आपको जेल भेजा जा सकता था, लेकिन अब जेल नहीं भेजे जाएंगे, बस जो ऑफेंसेस अगर आप करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और कंपनी मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक कर सकते हैं और एक्सेस अमाउंट जो स्पेंड किए गए हो अंडर CSR उसको अलग से रख सकते हैं अप टू 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। कंपनी जिनके पास CSR ऑब्लिगेशन बिलो 50 लाख का बनता है तो उनको एग्जेम्प्ट किए गए हैं कि वो CSR कमिटी कंस्टिट्यूट करे। तो इसका मतलब हुआ कि मोर देन 50 लाख वाले जो CSR ऑब्लिगेशन वाली कंपनियां उनको ये कमिटी बनानी पड़ेगी। मेकिंग रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी फॉर एजेंसीज इम्प्लीमेंटिंग CSR एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी परमिशन दी गई है कि वो डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कर सकते हैं CSR प्रोजेक्ट के, लेकिन वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के रूप में काम नहीं करेंगे। अगर हम बात करें CSR कंसेप्ट की तो बेसिकली एक कंसेप्ट कह सकते हो जिसमें ये कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेशन से, कॉर्पोरेट से, जो हमारे सोसाइटीज में रह रही हैं, हमारी सोसाइटीज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है, खूब प्रॉफिट अर्न कर रही है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड कर रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी होता है इन कंपनियों के लिए कि वो कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट में, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में लाएगा। और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत क्या मैंडेट है कि जो कंपनीज हैं उन्हें 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर उसे CSR में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि लेट्स से कि फर्स्ट ईयर का मैंने प्रॉफिट लिया 100 करोड़ हो गया, सेकेंड ईयर में मैंने देखा था तो ये 250 करोड़ था, थर्ड ईयर में ये फिर से 50 करोड़ हो गया। तो इन तीनों के जो एवरेज प्रॉफिट आपको निकल कर आ रहे हैं लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट, इन सबको जोड़ देने के बाद जो 2% शेयर आएगा वो आपका CSR के रूप में कैलकुलेट किए जाएंगे। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन एलिजिबल कॉर्पोरेट या कंपनी है, तो आप देख सकते हो वैसी कंपनी जिनका नेट वर्थ 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, वैसी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, वैसी कंपनी जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। ये वर्थ, टर्नओवर, प्रॉफिट क्या अंतर होते हैं। तो वर्थ की बात करें तो बेसिकली कोई भी कंपनी की जो टोटल एसेट हो सकती है, एसेट यानी कि वो कैपिटल हो सकता है, लैंड हो सकता है, ये हुआ वर्थ। और टर्नओवर का मतलब हुआ कि वो कितने वैल्यू का ट्रांजैक्शन करती है। लेट्स से कि कोई एक आईफोन शॉप है, वो पर डे हो सकता है 50,000 के फोन्स हैं, 10 फोन्स 20 फोन्स बेचती होंगी, तो इसका मतलब इनकी इस बिजनेस की जो टर्नओवर है वो काफी ज्यादा हाई होगी। लेकिन वही एक कंपनी है जो 5 रुपए 10 रुपए का ही प्रोडक्ट बेच पाते हैं तो इनका टर्नओवर जो होगा बहुत ही कम होगा, तो इसको हम टर्नओवर कहेंगे। और प्रॉफिट का मतलब तो जानते ही हो कि जब प्रॉफिट आपके कॉस्ट के ऊपर जो बचता है उसे प्रॉफिट कहेंगे। तो जो CSR के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है टू ब्रांच एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया। और एक्सपेंडिचर जो CSR पे किए जाएंगे वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के पार्ट नहीं होते हैं, ये याद रखना है। अगर हम प्रीलिम्स 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें क्या याद रखना है, तो CSR का डेफिनेशन आप बिल्कुल याद रखें। और CSR जो कंपनीज एक्ट ये है कि 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स ऑन CSR, इनको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, ये एप्लीकेबिलिटी याद रखनी है। और ये बिल्कुल याद रखना है
और फिर फॉरेन कंपनीज के ऊपर ये अप्लाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। सो इतना आप याद रखिए, बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे एवं क्वेश्चन CSR पे आएंगे। हाँ, आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। So let's move to the short article friend. It is about a smart anti-airfield weapon. तो क्या कंटेक्स्ट है, तो DRDO ने टेस्ट फायर किए हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को फ्रॉम हैवक 1 जेट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अगर हम बात करें शॉ की, तो ये इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया में ही डिजाइन किए गए हैं वेपन, और कैपेबल ऑफ इंगेजिंग ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड एसेट लाइक रेडार्स, बंकर्स, टैक्सी ट्रैक्स, रनवेज, इन सबको ये उड़ा सकते हैं अप टू ए रेंज ऑफ 100 किलोमीटर। The next is decision support system by Commission for Air Quality Management, CAQM, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को कहेंगे कि वो DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सेटअप करें। तो अगर हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वेब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मल्टी मॉडल बेस्ड ऑपरेशनल एंड प्लानिंग डिसीजन सपोर्ट टूल है, और इसमें इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होंगे जिसकी मदद से प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को हैंडल किए जा सकते हैं यूजिंग ए केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडल। और अगर हम CAQM की बात करें तो ये हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके तहत बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स सराउंडिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन NCR रीजन। ये याद रखना है, सराउंडिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स इन NCR रीजन, उससे डील करता है। और CAQM ने हाल ही में रिप्लेस किया था इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, और इसकी जो प्रीवियस अथॉरिटी की जो जुरिडिक्शन थी वो कम थी, और जो नए वाली क्रिएट की गई थी उसकी जुरिडिक्शन बढ़ा दी गई थी। द नेक्स्ट इज अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो RBI के अनुसार कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस यानी कि ग्रीन बॉन्ड को इश्यू करने के लिए जो कॉस्ट आते हैं वो काफी ज्यादा हायर है अन्य बॉन्ड के कंपैरिजन में, खासकर इंडिया में, बिकॉज देयर इज ए एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। हमें याद रखना है ग्रीन बॉन्ड के बारे में। तो ग्रीन बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं उन फंड्स को उन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जिनका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा और क्लाइमेट बेनिफिट्स होंगे। यानी कि लेट्स से कि अगर सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं तो ये इसके लिए जो पैसे एक्वायर किए जाएंगे बॉन्ड के माध्यम से, तो इसे ग्रीन बॉन्ड में कह सकते हो। या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये सब के लिए अगर बॉन्ड इश्यू होते हैं तो ग्रीन बॉन्ड कह सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प इन क्लाइमेट बेनिफिट। क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, तो इश्यूअर्स के रेपुटेशंस को इनहांस करते हैं, साथ ही साथ एक्सेस टू स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे जो इन्वेस्ट करते हैं ग्रीन वेंचर्स या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं, बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट यानी कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यस बैंक ये पहला बैंक था जो ग्रीन बॉन्ड्स भारत में इश्यू किया था, ये याद रख सकते हो आप। द नेक्स्ट इज एस्ट्रोसेट। तो क्या कंटेस्ट है, तो एस्ट्रोसेट फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन इसरो का aimed at study celestial bodies, X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously, और it aims to understand high energy processes in binary stars, estimate magnetic fields and neutron stars. Recently एस्ट्रोसेट का अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इन्होंने रेयर अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार्स स्पॉट किए थे इन मैसिव इंट्रिगिंग कॉस्मिक डायनासोर ग्लोबल, ये कॉस्मिक डायनासोर मतलब ग्लोबुलर क्लस्टर ऑफ NCG 2808 इन द मिल्की वे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क्स आपके न्यूज में आते हैं, तो क्योंकि यही क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। तो बेसिकली इनके लोकेशन की बात करें तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का है वहाँ ये लोकेटेड है, और
इट हैज कॉमन बाउंड्री विथ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व दोनों कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये कहाँ, वायनाड केरला में ऑन द वेस्ट, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका ऑन द नॉर्थ। तो नॉर्थ साइड में ये यानी कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, तो नॉर्थ साइड में आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व बाउंड्री शेयर करता है, और साउथ यानी कि केरला की तरफ ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाउंड्री शेयर करता है। और इसे याद रखना है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो काफी बड़ा एरिया होता है, बायोजियोग्राफिक जोन कह सकते हो, और उसमें ये जो टाइगर रिजर्व सेंचुरीज भी कंप्राइज हो जाते हैं। और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का है वो यही है, नीलगिरी, और ये 1986 के दौरान डिक्लेयर किया गया था। फौना की बात करें तो टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गुआर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बाकिंग डियर, माउस डियर, कॉमन लंगूर, ये सब आ जाते हैं। और अगर हम बात करें वेरियस इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स फॉर ट्रैवल माइग्रेंट्स के तहत, तो श्रम शक्ति, ये नेक्स्ट न्यूज है हमारी, तो श्रम शक्ति और ये पोर्टल है टू कलेक्ट डाटा विच इज रिलेटेड टू ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर एंड लिंक देम विद द एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम। और इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल डाटा रिकॉर्ड किए जाएंगे, लाइवलीहुड ऑप्शन, स्किल मैपिंग, माइग्रेशन पैटर्न। श्रम साथी की बात करें तो ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल है टू इंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ लाइवलीहुड माइग्रेशन इज सेफ एंड प्रोडक्टिव, और ट्रेनिंग विल enable them to demand and assess services, rights, entitlements relating to livelihood and social security before and after migration. Let's move to the next article. It is about Sri Narayan Guru. तो ही वॉज ए सेंट और सोशल रिफॉर्मर थे जो केरला में इनका जन्म हुआ था इनटू ए इजहवा फैमिली, और ये लोअर कास्ट की फैमिली थी। दैट्स वाई इन्होंने जो मूवमेंट छेड़ा या फिर स्प्रेड किया वो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड को डेडिकेटेड था। आप सोच सकते हो, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल, कितनी अच्छी फिलोसफी है। एंड ऑल्सो ऑथर्ड आत्मोपदेशा सतकाम 100 वर्सेस ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन, और ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स और रीवैल्यूटर ऑफ अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांता के ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोपोनेंट रहे हैं, ये याद रखना है आपको। और अद्वैत वेदांता द प्रिंसिपल ऑफ नॉन ड्यूअलिटी जो पुट फॉरवर्ड किए थे आदि शंकर के द्वारा, ये भी याद रख लें। अद्वैत वेदांता को प्रपोजर कौन थे, तो आदि शंकरा। He extended this non-dualistic principle into practical mode of self-realization through spiritual education, compassion and peaceful coexistence of humanity. So friends, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आपको पसंद आई होगी, और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो आगे लेते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।